साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे और राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियों के संदर्भ में अपन बात कर चुके थे, जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात हो, विधायी शक्तियों की बात हो, वित्तीय या न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार या राष्ट्रपति की वीटो पावर के संदर्भ में अपन बात कर चुके थे। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेखित किया गया है, साथ ही राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कौन कौन सा आपातकाल रहता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके संदर्भ में बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, आपातकाल से संबंधित हर एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से एक अच्छा प्रश्न इसलिए भी बनता है क्योंकि आपातकाल जैसी परिस्थितियां जो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में है वो कहीं ना कहीं राज्यों में लगी रहती हैं, तो इसको लेकर करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है। जैसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या जो है प्रावधान है, उनके लिए राज्यों में कैसे लगाया जाता है, साथ ही अपन जानेंगे राष्ट्रीय आपात के बारे में। तो इसके बारे में बात करें, देखिएगा सबसे पहले बात करें इनका प्रावधान कहाँ किया गया है। सबसे पहले बात करें किसके बारे में, राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों के बारे में बात करेंगे भाई, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। जैसे नाम से अपन स्पष्ट कर पा रहे हैं, आपातकालीन परिस्थितियां, जब सामान्य परिस्थितियां रहेगी उस समय राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया, तो आपको ध्यान में रखना, इनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया, भाग 18 में। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 352 से लगाकर आर्टिकल 360 तक जो है ये आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये कहां से ग्रहण की, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किए गए, दक्षिणी अफ्रीका से। कहां से ग्रहण किए गए, दक्षिणी अफ्रीका से। और भारतीय संविधान के भाग 18 के आर्टिकल 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, 3 प्रकार के। देखिए जरा, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सा आपात है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात क्या होता है, राष्ट्रीय आपात क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद दूसरा आर्टिकल 356 में अपन बात करेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 की बात करें तो 360 में आप ध्यान में रखेंगे किसका प्रावधान किया गया है, वित्तीय आपात का। किसका प्रावधान किया गया है, वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, अर्थात 352, 356 और 360 के संदर्भ में। सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आपात के बारे में। किसके बारे में बात करें, राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, 352। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 352 यानी 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया। सबसे पहले अपन जानेंगे राष्ट्रीय आपात क्यों लगाया जाता है, कारण के संदर्भ में, फिर लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, अब तक कितनी बार लगा है, लगाने के बाद क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसको न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं, इनके बारे में बात करें। देखिए राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करें, सबसे पहले अपने को जानने होंगे कारण। भारत में राष्ट्रीय आपात क्यों लगाए जाते हैं, इसके संदर्भ में यहां पर भी अपने को 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। 2 कौन कौन सी, एक तो मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात लगाने के क्या प्रावधान थे, और एक वर्तमान में राष्ट्रीय आपात लगाने के क्या प्रावधान है, और अगर अमेंडमेंट हुआ तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, और उस संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किए गए, ये भी हमारे लिए जानना क्या होगा, आवश्यक होगा। देखिएगा सबसे पहले कारण की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है बाह्य आक्रमण। सबसे पहला कौन सा कारण ध्यान में रखेंगे, बाह्य आक्रमण। दूसरा कारण ध्यान में रखेंगे भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए। और तीसरा कारण आपको ध्यान में रखना है कौन सा, आंतरिक अशांति। कौन सा कारण ध्यान में रखेंगे, आंतरिक अशांति। ये तो था मूल संविधान में।
ये तीनों कारण कहां पर उल्लिखित थे, तो आप ध्यान में रखेंगे मूल संविधान में। और मूल संविधान का मतलब क्या, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय राष्ट्रीय आपात लगाने के कितने कारण थे भाई, 3 कारण। कौन कौन से, बाह्य आक्रमण, दूसरा भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, और तीसरा आंतरिक अशांति। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और परिवर्तन करके ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, इस आंतरिक अशांति शब्द को समाप्त करके यहां पर किसका प्रावधान किया गया, सशस्त्र विद्रोह। किसका प्रावधान किया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द। और यह सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किसके स्थान पर जोड़ा गया, आंतरिक अशांति के स्थान पर। बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है। यहां पर प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 352। राष्ट्रीय आपात लगाने के कितने कारण ध्यान में रखने, 3 से अलावा चौथा कोई कारण है ही नहीं राष्ट्रीय आपात लगाने के। 3 कारण कौन कौन से, पहला कारण आप ध्यान में रखेंगे बाह्य आक्रमण। भारत पर कोई भी दूसरा देश अगर आक्रमण कर दे, भारत पर कोई भी दूसरा देश अगर आक्रमण कर दे, ऐसी स्थिति में क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए। ऐसा नहीं लिखा है कि भारत किसी पर आक्रमण कर दे, नहीं, भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा जो काफी विवादों में रहा था, और अंत में जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द उल्लेखित किया गया, किसके स्थान पर, आंतरिक अशांति। क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा ही नहीं। आंतरिक अशांति का मतलब क्या, 1975 में इंदिरा जी ने आंतरिक अशांति के नाम पर देश में क्या लगा दिया था, आपातकाल, जिसके बाद इनकी आलोचना हुई। और जैसे ही 1977 में राष्ट्रीय आपात हटा, तो उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द। और सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है अगर भारत में कहीं पर शस्त्र सहित विद्रोह हुआ है तो ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, बाकी आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता। तो दोनों कारण आपको ध्यान में रखना है। अगर मूल संविधान का पूछे तो यह ध्यान में रखना है, और बाद का पूछे वर्तमान का तो ये ध्यान में रखना है। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मूल संविधान का आप सभी को पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय इसे मूल संविधान कहते हैं। और उसके बाद में जो अब तक अमेंडमेंट हुए हैं, 104 संविधान संशोधन हुए, उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्तमान संविधान। यानी संविधान संशोधन होने के बाद में भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, क्या समाप्त किया, या किसे जो है अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, वो भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कारण ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला देखिए, अगला आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय आपात लगाने की प्रक्रिया। क्या ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय आपात लगाने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय आपात लगाने की प्रक्रिया यानी देश में राष्ट्रीय आपात लगाना है तो राष्ट्रीय आपात को कैसे लगाया जाएगा, किस प्रकार से लगाया जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना। देखिए जरा, यहां पर भी आपको 2 बातें ध्यान में रखनी। पहले क्या प्रावधान था, पहले प्रावधान था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। किसकी लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का मतलब कौन से मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब अकेले प्रधानमंत्री के कहने से देश में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेनी क्या होगी, आवश्यक होगी। देखिए जरा, लगाने की प्रक्रिया में ध्यान में रखिएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर देश में राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ना, कौन सा शब्द है, मंत्रिमंडल शब्द, इसको भी कब जोड़ा गया तो आपको ध्यान में रखना है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा।
कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कौन सा शब्द उल्लेखित किया गया? मंत्रिमंडल। इससे पूर्व भारतीय संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया था। इससे पूर्व यानी 1978 से पूर्व भारतीय संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का उल्लेख था ही नहीं। आर्टिकल 74 और 75 के बारे में जब आपने पढ़ेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे, वहां पर शब्द लिखा गया है मंत्रिपरिषद। क्या शब्द लिखा गया है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अलग है और मंत्रिमंडल अलग है। आप कहेंगे अलग कैसे? वैसे मैं मंत्रिपरिषद जब बात करूंगा उस समय पूरा डिटेल में अपन जानेंगे वहां पर, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। लेकिन यहां पर मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिमंडल में सभी प्रकार के मंत्री नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। इसलिए दोनों अलग अलग हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइएगा, मूल संविधान में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख नहीं था? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल? कौन सा ध्यान में रखेंगे? मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया? 1978 में। अब भी वर्तमान में भी मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान के एकमात्र अनुच्छेद में किया गया है, और वो आर्टिकल कौन सा है? 352। इसको भी लगाने के पीछे कारण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1975 में जब आपातकाल लगाया था इंदिरा जी ने, उस समय देश में राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा जी ने बिना इस बात की चर्चा किए हुए मंत्रिपरिषद में देश में क्या? राष्ट्रपति के माध्यम से आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी मंत्रिपरिषद को भी पता नहीं चला कि जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। ये तो अपने पर एक सरकार में जो मंत्री होते हैं ना, उनका तो कम से कम उनसे तो परिचर्चा होनी चाहिए, उनसे चर्चा होनी चाहिए, और उसके बाद में जो है ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवानी चाहिए थी। लेकिन इंदिरा जी ने अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए, या फिर उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे क्यों लगाया गया, कारण भी जानेंगे कि कैसे फखरुद्दीन अली अहमद साहब से 25 जून को घोषणा करवा दी गई और 26 जून को पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया, प्रभावी हो गया। तो एक प्रकार से कहते हैं ये भारतीय इतिहास का एक काला दिवस है आपातकाल के संदर्भ में। और जैसे ही 1977 में आपातकाल हटा, आपातकाल हटने के बाद जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा जी की सरकार, इंदिरा जी की जो राजनीतिक दल था कांग्रेस पार्टी को सत्ता नहीं मिली थी, और इन्होंने 44वां अमेंडमेंट किया और यहां पर स्पष्ट किया कि अब जो है अकेले प्रधानमंत्री के कहने से देश में कभी आपातकाल नहीं लगेगा। और मंत्रिमंडल भी कैसे? लिखित सिफारिश में किसको देगी? राष्ट्रपति को देगी। तभी राष्ट्रपति देश में किसकी घोषणा करेगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। लेकिन ये राष्ट्रीय आपात शुरू में कितने माह तक लगाया जाएगा? 1 माह तक। जैसे आज मैं बात करूं, मान लेते हैं आज जो है 25 जुलाई है। कौन सी जुलाई है? 25 जुलाई है। 25 जुलाई 2021, और 25 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। किसकी घोषणा होती है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। तो ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी, लेकिन कितने माह तक प्रभावी रहेगी? 1 माह तक प्रभावी रहेगी। अगर 1 माह से आगे बढ़ाना है तो संसद से क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अपने से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बिना संसद की स्वीकृति लिए राष्ट्रीय आपात कितने समय तक प्रभावी रहता है? बिना संसद की स्वीकृति लिए राष्ट्रीय आपात कितने माह तक प्रभावी रहेगा भाई? 1 माह तक। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपात शुरुआत में कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 1 माह के लिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखेंगे 1 माह। 1 माह के पश्चात, 1 माह के पश्चात, 1 माह के पश्चात राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाने हेतु संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। संसद से स्वीकृति लेनी
आवश्यक होगी। संसद से स्वीकृति लेनी क्या होगी? आवश्यक होगी। और संसद से स्वीकृति भी कौन से बहुमत से ली जाएगी? 1 माह के बाद अगर आगे बढ़ाना है तो संसद से स्वीकृति ली जाएगी कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से ली जाएगी? विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का तो क्या होना चाहिए भाई? कुल सदस्य संख्या का तो होना चाहिए बहुमत। और दूसरा, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का, मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत चाहिए? 2/3। और वो भी कौन से? संसद से स्वीकृति। और संसद का मतलब संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी होगी, लोकसभा से भी लेनी होगी, और दूसरी कौन सा? राज्यसभा से भी क्या लेनी होगी? स्वीकृति लेनी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। आप में प्रश्न किसी प्रकार का एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पेपर सेटर पूछ सकता है, और एक एक शब्द का बड़ा महत्व। देखिए, संसद की स्वीकृति का मतलब है लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से लेनी होगी और राज्यसभा। और विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का तो क्या चाहिए? बहुमत। अब देखिए जरा, कुल सदस्य संख्या का बहुमत का क्या मतलब हुआ? तो लोकसभा में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 543। इस 543 का तो क्या चाहिए? बहुमत। और बहुमत का मतलब है 50% +1, यानी 543 का तो आधा +1। दूसरा है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। यानी आज मान लेते हैं 543 में से सदन में कितने उपस्थित हुए? 400। तो 400 का क्या चाहिए? 2/3 बहुमत। ऐसे बहुमत को क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में केवल ये वाली कंडीशन काम नहीं आएगी, दोनों ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि आज उपस्थित जो हैं ये 300 ही हुए। कितने हुए? 300 हुए। तो ऐसा नहीं कि 300 का 2/3 होगा, और इनके अलावा कम से कम जो है कुल का क्या होना चाहिए? यानी लगभग जो है 272, और 300 का क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत। तभी जो है ये स्वीकृत माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के प्रैक्टिकल प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है। विशेष बहुमत में 2 कंडीशन होगी, कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत, और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाला सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत है? 2/3 बहुमत। ये लोकसभा में। इसी प्रकार से राज्यसभा की बात करें, इसी प्रकार किसकी बात करें? राज्यसभा की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा में 245 सदस्य। राज्यसभा में कितने हैं? 245। तो 245 का तो क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। और इसके बाद में मान लेते हैं आज कितने आए? तो 200 आए। तो 200 का क्या चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। 200 क्या क्या चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। इसे क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। साथियों, बहुत प्रकार के बहुमत के बारे में अपन बात करेंगे, जैसे साधारण बहुमत, तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कि बहुमत का मतलब क्या। ठीक है, तो यहां पर जो है राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत का होना चाहिए, और विशेष बहुमत संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अब आपातकाल आगे कितने माह के लिए बढ़ेगा? तो आपातकाल जो है आगे 6 माह तक के लिए बढ़ेगा। यानी संसद की स्वीकृति के पश्चात, संसद की स्वीकृति के पश्चात, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रीय आपात को 6 माह हेतु बढ़ाया जा सकता है। 6 माह हेतु बढ़ाया जा सकता है। यानी पहले 1 माह लगा, 1 माह के बाद संसद की क्या मिली? स्वीकृति। संसद की क्या मिली? स्वीकृति मिली। और जैसे ही संसद की स्वीकृति मिली तो कितने माह बढ़ गया? 6 माह। कुल कितने माह हो गए? 7। अब अगर 7 माह से आगे बढ़ाना है, तो 7 माह से आगे बढ़ाना है तो फिर संसद से क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति। फिर से संसद की क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यानी प्रत्येक 6 माह के बाद में संसद की क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर प्रत्येक 6 माह के बाद, प्रत्येक 6 माह के पश्चात, प्रत्येक 6 माह के पश्चात संसद से
स्वीकृति लेनी आवश्यक है। स्वीकृति लेनी क्या है? आवश्यक है। प्रत्येक 6 माह के बाद में संसद से स्वीकृति लेनी क्या है? आवश्यक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अधिकतम कितना समय होगा, इसके संदर्भ में संविधान में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। संविधान में ये लिखा गया है कि शुरुआत में 1 माह के लिए लगाया जाएगा और उसके बाद में संसद की स्वीकृति से 6 माह की अवधि में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो शुरुआत में 1 माह और प्रत्येक 6 माह के बाद संसद से क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी होगी। यानी पहले 1 माह लगा, फिर संसद की स्वीकृति 6 माह, फिर संसद की स्वीकृति 6 माह, फिर संसद की स्वीकृति 6 माह और फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन प्रत्येक 6 माह के बाद संसद से क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति। और संसद से हर बार स्वीकृति कौन से बहुमत से लेनी होगी? विशेष बहुमत से। हर बार संसद से स्वीकृति लेनी होगी और कौन से बहुमत से लेनी होगी? विशेष बहुमत। और संसद लिखा है और संसद का मतलब है दोनों सदनों से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन साथियों, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन है। अगर लोकसभा आपातकाल के समय भंग हो, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि अगर आपातकाल के समय लोकसभा भंग हो तो स्वीकृति कौन देगा? तो यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर आपातकाल के समय, अगर आपातकाल के समय लोकसभा भंग है, अगर आपातकाल के समय लोकसभा क्या है? भंग है, लोकसभा भंग है, तो स्वीकृति राज्यसभा के द्वारा प्रदान की जा सकती है। राज्यसभा के द्वारा प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन लोकसभा के गठन के पश्चात, लोकसभा के गठन के पश्चात लोकसभा से स्वीकृति लेनी होगी। लोकसभा से स्वीकृति लेनी होगी। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। भाई संसद है और संसद के दोनों सदन हैं। ये तो है लोकसभा और ये कौन सी सभा है? राज्यसभा। हमें ये पता है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। और राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अगर आपातकाल की अवधि बढ़ानी है और उस समय लोकसभा क्या हो जाए? भंग हो लोकसभा, तो आपातकाल की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में स्वीकृति कौन प्रदान कर देगी? राज्यसभा। लेकिन जैसे ही लोकसभा का वापस से गठन होगा तो लोकसभा से स्वीकृति मिलेगी तो बढ़ाई जाएगी। प्रैक्टिकल देखिए, मैं कह रहा हूं इस प्रकार के प्रश्न जो हैं अपने को व्यवहारिक किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसको करके देखना। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मानते हैं अपन 25 जुलाई है और 25 जुलाई 2021 को देश में किसकी घोषणा हो गई है? राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात की। इसके बाद 24 अगस्त को स्वीकृति लेनी होगी। 24 अगस्त से पहले तो 24 अगस्त को संसद से स्वीकृति मिल गई। संसद से क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई। और संसद से स्वीकृति मिली तो कितने माह तक बढ़ गया? 6 माह तक। कितने माह तक के लिए बढ़ा दिया गया? 6 माह। अब इसी बीच की हमारी लोकसभा भंग हो गई बीच में, या तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, या मैं कह दूं प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग कर दो। ऐसी स्थिति में लोकसभा को भंग कर दिया। लेकिन सामान्य परिस्थितियां हुई नहीं, आपातकाल को फिर से आगे बढ़ाना है और संसद से क्या लेनी है? स्वीकृति। संसद से क्या लेनी है? स्वीकृति लेनी है। और संसद की स्वीकृति लेनी है मतलब दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी है। लेकिन लोकसभा क्या है? भंग है। तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वीकृति कौन प्रदान कर देगी? राज्यसभा। कौन प्रदान कर देगी? राज्यसभा। और इसी भी स्वीकृति मिल गई तो फिर से कितने माह तक के लिए हो गया? 6 माह। लेकिन 2 माह के पश्चात ही लोकसभा के चुनाव हो गए तो लोकसभा का क्या हो गया? गठन हो गया। अब जब लोकसभा का गठन हो गया तो लोकसभा से भी विशेष बहुमत से क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति। हालांकि आपातकाल 6 माह तक रहेगा, लेकिन अगर लोकसभा का गठन बीच में हो गया है तो लोकसभा से भी स्वीकृति लेनी होगी। और कौन से बहुमत से लेनी होगी? विशेष बहुमत से। अगर लोकसभा स्वीकृति देने से मना कर दे तो 6 माह तक नहीं रहेगा, आपातकाल पहले ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, यूपीएससी में कई बार पूछे गए, पीसीएस के एग्जाम में भी आजकल पूछे जा रहे हैं। और हो सकता है कि
जो आपके बाकी के जो एग्जाम रहते हैं वनडे एग्जाम, इसमें भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैंने कहा शुरुआत में कितने माह तक, 1 माह तक, ठीक है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है क्योंकि आगे जब अपन पढ़ेंगे ना कौन से राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, वो शुरुआत में 2-2 माह के लिए लगाए जाते हैं, ये कितने माह तक के लिए लगाया जाएगा, शुरुआत में 1 माह के लिए। हालांकि अपन तीनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट वहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। शुरुआत में 1 माह, इसके बाद संसद से क्या ली, स्वीकृति, और संसद की स्वीकृति लेने के बाद कितने माह तक के लिए, 6 माह के लिए। फिर संसद से स्वीकृति ली 6 माह, और मैंने कहा बीच में अगर लोकसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, तो स्वीकृति कौन प्रदान करेगा, राज्यसभा करेगा। और अगर लोकसभा का गठन हो गया है तो लोकसभा से भी क्या लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी। और कौन से बहुमत से लेनी होगी, विशेष बहुमत से लेनी होगी। अगर लोकसभा स्वीकृति नहीं देती है तो राज्यसभा के कहने से जो है 6 माह तक प्रभावी नहीं रहेगा, बीच में ही आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये तो थी आपातकाल के कारण, इनको लगाने की प्रक्रिया। तो प्रत्येक 6-6 माह के लिए स्वीकृति लेनी होगी, और संसद से बिना स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय आपात कितने समय तक के लिए प्रभावी रहेगा, 1 माह के लिए प्रभावी रहेगा। इस बात को ध्यान में रखें। अब बात करते हैं भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा भाई, 3 बार। सबसे पहले 1962, दूसरा आपको ध्यान में रखना है 1971, और तीसरा आपको ध्यान में रखना है 1975। सबसे पहले कौन से वर्ष में लगा, 1962, 1971 और 1975। इसके बाद आपको ध्यान में रखने कारण, तो सबसे पहले जो लगा था वो था भारत चीन आक्रमण, भारत चीन युद्ध। 1971 में लगा था वो था भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है आंतरिक अशांति। तीसरा किस कारण से लगाया गया था, आंतरिक अशांति। अब ये आंतरिक अशांति शब्द नहीं है, इनकी जगह कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह। सबसे पहले वर्ष, उसके बाद में कारण। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय क्यों नहीं लगाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है ये 62 वाला 1965 तक चल रहा था, तो अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से वर्ष भारत में आपातकाल नहीं लगाया गया, और उसमें विकल्प भी फिक्स रहता है। विकल्प भी क्या रहता है, 1965 कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं हुई। तो आपको ध्यान में रखना 1965 में नहीं हुई थी, क्योंकि 1962 वाला जो है 1965 तक चल रहा था, तो अलग से आपातकाल की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि ये 1971 वाला 1975 तक चल रहा था, 75 में अलग से घोषणा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये तो युद्ध के कारण था और ये आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे पहली बार जब लगा था उस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार जब लगा था उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और तीसरी बार जब लगा था उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति ध्यान में रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाकी दोनों समय कौन थे, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और यहां पर भी क्या ध्यान में रखेंगे, इंदिरा गांधी। ध्यान से सुनिएगा किसके बारे में बात हो रही है अपने यहां, राष्ट्रीय आपात। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, 3 बार। कब कब, 1962, 71 और 75। 1962, 71 और 75 तीनों बार में ध्यान में रखना कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में इंदिरा गांधी और तीसरे में कौन, इंदिरा गांधी। 1965 में नहीं लगाया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से वर्ष में नहीं लगाया गया था, नोट लगा के ध्यान में रखेंगे। 1965 में आपातकाल जो है ये नहीं लगाया गया था, क्योंकि 62 वाला जो है ये 65 तक चल रहा था, इसलिए यहां पर अलग से लगाने की घोषणा नहीं हुई। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात के प्रभाव क्या पड़ेंगे। जब देश में राष्ट्रीय आपात प्रभावी होगा, लागू होगा, उस समय क्या प्रभाव पड़ेंगे, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आपात के प्रभाव,
क्या ध्यान में रखेंगे? राष्ट्रीय आपात के प्रभाव, राष्ट्रीय आपात के प्रभाव। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्तियां केंद्र में नीत हो जाएगी। राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में नीत हो जाएगी? केंद्र में नीत हो जाएगी। अब राज्यों को जो कार्यपालिका शक्तियां वैसे सामान्य परिस्थितियों में जो मिल रही थी वो अब राज्यों को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है और राष्ट्रीय आपात के समय राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसको मिल जाएगी? केंद्र को मिल जाएगी। और जैसे ही राज्यों की शक्तियां केंद्र को मिलेगी तो केंद्र और राज्य जो हैं, केंद्र और राज्य जो संबंध हैं, ये केंद्र और राज्य संबंध भी क्या होंगे? प्रभावित होंगे। केंद्र और राज्य संबंध क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 250 में लिखा गया है, आर्टिकल कौन से? 250 में, कि जब देश में राष्ट्रीय आपात प्रभावी हो, जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, उस समय राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाएगी, संसद को प्राप्त हो जाएगी। यानी राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है? राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य की विधानमंडल बनाती है। लेकिन जब देश में आपातकाल है तो आर्टिकल 250 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून किन के द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। किन के द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर आप दूसरी भी ध्यान में रखेंगे, अगर आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर, अगर आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून किसने बनाया है? संसद ने बनाया है। तो ये कानून जो है आपातकाल के समाप्त होने के 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपातकाल के समय राज्य सूची के किसी विषय पर संसद ने कानून बनाया है तो कानून स्थायी नहीं होगा। जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा, आपातकाल के समाप्त होने के 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो दूसरी अगली बात ध्यान में रखेंगे, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय अगर राज्य सूची के विषय पर, अगर राज्य सूची के, आपातकाल के समय अगर राज्य सूची के विषय पर कानून, राज्य सूची के विषय पर कानून संसद के द्वारा बनाया गया है, संसद के द्वारा बनाया गया है, संसद के द्वारा बनाया गया है, तो आपातकाल समाप्त होने के, आपातकाल समाप्त होने के 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा। 1 वर्ष तक ही क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपातकाल के समय कानून को संसद ने बनाया है और राज्य सूची के विषय पर बनाया है तो ऐसा कानून आपातकाल के समाप्त होने के 1 वर्ष तक ही क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। अगला ध्यान से सुनिएगा, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा
अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन तभी करेंगे जब आपातकाल चल रहा हो और आपातकाल के समय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश कब जारी करेगा, जब आपातकाल लगा हो और आपातकाल के समय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार, कौन सी सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को कार्यपालिका संबंधी निर्देश दे सकती है। कार्यपालिका संबंधी निर्देश दे सकती है। कार्यपालिका संबंधी निर्देश दे सकती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाई केंद्र सरकार राज्यों को कार्यपालिका संबंधी निर्देश देगी कब, जब देश में क्या लगा हो, आपातकाल लगा हो। अगला ध्यान में रखना है, आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि जब देश में आपातकाल हो और आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को जो है एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में। लेकिन एक साथ में कितने समय के लिए बढ़ेगी, 1 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं है कि आपातकाल लगा के जो है लोकसभा की अवधि को 4 साल के लिए बढ़ा दिया, नहीं। आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को एक वर्ष की अंतराल में या एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसके संदर्भ में 2 संविधान संशोधन भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन सा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। लोकसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा गया है, कर दिया गया कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष किया गया। आप ध्यान में रखेंगे 42वां, और इसके बाद में जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा की अवधि को पुनः कितना कर दिया गया, पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया। पुनः 6 से कितने वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। ये दोनों अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखने, कौन सा, 42वां और 44वां। 42वें के द्वारा 5 से 6 वर्ष की गई और 44वें के द्वारा वापस से 6 से घटाकर कितनी कर दी गई, 5 वर्ष कर दी गई। और वैसे अगर आज की बात करें तो लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष हैं, लेकिन जब आपातकाल प्रभावी हो तो लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये लोकसभा के संदर्भ में अपन बात करें। देखिए जरा, आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में बात करें तो राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में नीत हो जाएगी, केंद्र में नीत हो जाएगी। और जैसे ही कार्यपालिका की शक्तियां केंद्र में नीत होगी तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अगला मैंने कहा कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून जो है ये संसद के द्वारा बनाया जा सकता है आपातकाल के समय, लेकिन ऐसा कानून संसद ने बनाया है तो आपातकाल की समाप्ति के 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा। दूसरा, आपातकाल के समय राष्ट्रपति जो हैं ये राज्य सूची के विषय पर क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्यों को कार्यपालिका संबंधी क्या दे सकती हैं, निर्देश दे सकती हैं। और लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। यहां से थोड़ा सा अच्छा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आपातकाल के समय
आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संदर्भ में बात, हालांकि इसके संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं। कब? जब मौलिक अधिकारों के बारे में बात की थी, और मैंने आपको यहाँ पर 2 आर्टिकल भी बताए थे, 2 अनुच्छेद भी बताए थे, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कौन से आर्टिकल के बारे में, 358। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 358। 358 में क्या लिखा है कि देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होते ही, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही निलंबित हो जाएगी, स्वतः ही निलंबित हो जाएगी, स्वतः ही निलंबित हो जाएगी एवं आपातकाल की समाप्ति के पश्चात, आपातकाल की समाप्ति के पश्चात, आपातकाल की समाप्ति के पश्चात प्रभावी हो जाएगी। आपातकाल की समाप्ति के बाद क्या हो जाएगी? प्रभावी हो जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 358 में। देखिए कितनी जबरदस्त बात लिख रखी है आर्टिकल 358 में। आर्टिकल 358 में लिखा है कि जैसे ही देश में आपातकाल लगेगा, कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपात। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव केवल और केवल राष्ट्रीय आपात के समय ही पड़ेगा, बाकी किसी के समय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी जो है वित्तीय आपात के समय या राष्ट्रपति शासन के समय मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा उस समय अनुच्छेद 19 में उल्लेखित जो स्वतंत्रताएं हैं, आपको पता है अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आबादी विचरण यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, इनके अलावा आजीविका वृत्ति और स्थायी निवास की स्वतंत्रता। ये जो तमाम स्वतंत्रता हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी, और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा स्वतः ही क्या हो जाएगी? उनका निलंबन हट जाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 358 में। दूसरा आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे कौन सा? 359। और 359 में लिखा है कि अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए, अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को उद्घोषणा करनी होगी एवं आपातकाल की समाप्ति के पश्चात मौलिक अधिकारों के निलंबन को हटाने के लिए, समाप्ति के पश्चात मौलिक अधिकारों के निलंबन को हटाने हेतु क्या करनी होगी? उद्घोषणा करनी होगी, उद्घोषणा करनी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि आर्टिकल 20 और 21 का कभी भी निलंबन नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ऐसे कौन से अधिकार हैं, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिसका कभी निलंबन नहीं होता है? वो आर्टिकल 20 जिसमें अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, और आर्टिकल 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आपातकाल के समय 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनका निलंबन नहीं होता है, एक तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं उनका स्वतः ही क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा। कब? जब देश में आपातकाल प्रभावी होगा। जबकि अन्य के लिए मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को क्या करनी होगी? उद्घोषणा।
इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जी पहले तो उद्घोषणा करेंगे, क्यों, आपातकाल के संदर्भ में, और आपातकाल की उद्घोषणा के बाद में एक और उद्घोषणा जारी करनी होगी, किनके लिए, मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को अलग से उद्घोषणा करनी होगी। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, 359। और ऐसा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19 में लिखी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएगी, कौन सा ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 358। दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गया अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रभाव जो आपातकाल के समय, और साथ ही आपातकाल लगने के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपातकाल के संदर्भ में। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात भारत के किसी विशेष भाग में भी लगाया जा सकता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है जैसे ये भारत है, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ, तो यहां पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहां प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपात किसी क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है, संपूर्ण भारत में एक साथ उद्घोषणा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है कि क्या राष्ट्रीय आपात को संपूर्ण भारत में एक साथ लगेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, राष्ट्रीय आपात किसी विशेष भाग में भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के संदर्भ में। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति, और राष्ट्रीय आपात की समाप्ति में आपको दो बातें ध्यान में रखनी होगी। दो प्रकार से राष्ट्रीय आपात की समाप्ति होती है। पहली समाप्ति के संदर्भ में बात करें तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा आपात की समाप्ति की उद्घोषणा की जा सकती है। आपातकाल के समाप्ति की उद्घोषणा की जा सकती है, समाप्ति की उद्घोषणा की जा सकती है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें, कौन सी, जैसे ही आपातकाल को हटाना है तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जो हैं आपातकाल को हटाने की उद्घोषणा कर सकते हैं। दूसरा, लोकसभा को विशेषाधिकार दिया गया है कि अगर राष्ट्रीय आपात को हटाना है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव लाएंगे। लोकसभा के 1/10 सदस्यों के एक प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के 1/10 सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। 1/10 सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इस प्रस्ताव लाने के 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष इस पे चर्चा करवाएगा, और लोकसभा सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर जो है इस हटाने से संबंधित प्रस्ताव पर क्या करनी होगी, चर्चा करवानी होगी। और इसके बाद में लोकसभा की जैसे ही क्या मिल जाएगी, सहमति मिल जाएगी, उस समय राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा की सहमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय आपात हटाने का जो दूसरा कारण है, दूसरा किस प्रकार से हटाया जा सकता है वो आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव लाएंगे। उस प्रस्ताव लाने के 14 दिन के भीतर अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा का सभापति, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये इस पर चर्चा करवाएंगे। और अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ये प्रस्ताव किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर इस पर क्या करवानी होगी, चर्चा करवानी ही होगी। और इसके बाद जैसे ही लोकसभा से सहमति मिल जाएगी, राष्ट्रीय आपात क्या हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की बात करें तो दूसरा वाला जो कारण है ये लोकसभा का विशेषाधिकार है।
यहाँ पर राज्यसभा की सहमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। 14 दिन के भीतर लोकसभा में चर्चा हुई और उसके बाद लोकसभा की जैसे ही सहमति मिली, राष्ट्रीय आपात की क्या मानी जाएगी, समाप्ति मानी जाएगी। तो हटाने के संदर्भ में दो बातें ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करें कि क्या राष्ट्रीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं तो नहीं दे सकते। देखिए जरा, राष्ट्रीय आपात को न्यायपालिका में या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तो नहीं, चुनौती दी जा सकती है या नहीं, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। और इसके संदर्भ में एक वाद भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, पहले 38वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से 38वें संविधान संशोधन के द्वारा, 38वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये पहले प्रावधान किया गया कब, 38वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहले तो आप ये दोनों जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सा, 38वां और 44वां। और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान में रखेंगे कौन सा, 38वां। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। इसको क्लियर कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के कौन से वाद ने, मिनर्वा मिल्स वाद। कौन सा वाद, ध्यान में रखेंगे, मिनर्वा मिल्स वाद। और मिनर्वा मिल्स वाद सुप्रीम कोर्ट का कब के ध्यान में रखेंगे, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रीय आपात जो हैं गैर संवैधानिक हैं, राष्ट्रीय आपात जो हैं असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है, असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है, क्योंकि कारण तो लिख रखे हैं, असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये वाद आप जरूर ध्यान में रखेंगे, कौन सा, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर राष्ट्रीय आपात असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। इससे पूर्व 44वां संविधान संशोधन और इससे पूर्व कौन सा ध्यान में रखेंगे, 38वां संविधान संशोधन ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके था कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन राष्ट्रीय आपात का जो तीसरा जो लगाया गया था राष्ट्रीय आपात 1975 में, वो क्यों लगाया गया था, आंतरिक अशांति कैसी आई थी, उसके संदर्भ में बात करेंगे। और साथ ही इसको आप क्रम में पढ़िएगा, बड़ा जबरदस्त आपका क्या रहेगा, याद रहेगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कारण। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, 352 क्यों लगाया जाता है, कारण। और कारण के संदर्भ में अपने बात की थी कि 3 कारण से लगाया जा सकता है। पहला, कोई बाह्य आक्रमण, दूसरा कोई भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, और तीसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे, तीसरा आप ध्यान में रखेंगे सशस्त्र विद्रोह। इसके स्थान पर कौन सा था पहले, आंतरिक अशांति। तो इसके बाद कारण के बाद में आपातकाल के लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया, और लगाने में शुरुआत में कितने माह के लिए लगाया जाएगा, 1 माह के लिए। और उसके बाद में संसद से क्या लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी। और संसद की स्वीकृति प्रत्येक 6 माह में लेनी होगी। और कौन से बहुमत से लेनी होगी, विशेष बहुमत से। इसके बाद मैंने बताया अब तक कितनी बार लगा है, तो 3 बार। कितनी बार लगाया गया है,
3 बार 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति। नंबर 4 आप ध्यान में रखेंगे प्रभाव, कि जब देश में आपातकाल लगेगा इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके बाद नंबर 5 पे आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगाने के प्रभाव के बाद में हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आपात को हटाने की प्रक्रिया। और इसके बाद में आप ध्यान में रखेंगे कि क्या न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है अथवा नहीं, और इसके संदर्भ में कौन सा बात ध्यान में रखेंगे, मिनर्वा मिल्स वाद। अगर इस प्रकार से तीनों आपातकाल को आपने पढ़ा और अच्छे ढंग से समझा तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। सबसे पहले कारण को जानेंगे, फिर लगाने की प्रक्रिया को जानेंगे, और इसमें 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 352 के संदर्भ में जरूर ध्यान में रखना है। 3 बार लगाया गया, कब कब, 1962, 71 और 75। इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे और मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, और मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 358 और 359 भी आपको ध्यान में रखने हैं। हटाने की प्रक्रिया में 2 आपको ध्यान में रखेंगे, और जो लोकसभा के 1/10 सदस्यीय संख्या वाला जो हटाने की प्रक्रिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कितने दिन के भीतर सदन में चर्चा करवानी आवश्यक है, 14 दिन में। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को करवानी होगी। और अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो किनके द्वारा करवाई जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। उसके बाद में राज्यसभा से सहमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है, अकेली लोकसभा की सहमति से राष्ट्रीय आपात को हटाया जा सकता है। और इसके बाद में मिनर्वा मिल्स वाद ध्यान में रखेंगे, कौन सा, 1980। तीसरा जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में, किस कारण से लगाया गया था, आंतरिक अशांति। किस कारण से लगाया गया था भाई, आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। क्या हुई थी आंतरिक अशांति, इसके बारे में देखिए जरा। 1971 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, कब हुए थे, 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए, और इंदिरा गांधी जी जो हैं ये चुनाव लड़े थे कहां से, रायबरेली से। कहां से चुनाव लड़े थे, रायबरेली से चुनाव लड़े। और इंदिरा जी के सामने चुनाव लड़ने वाले थे राजनारायण। क्या नाम था, राजनारायण। यहां पर इंदिरा जी चुनाव में विजयी और लगभग 1 लाख मतों से विजयी। इंदिरा जी चुनाव में 1 लाख मतों से क्या हुए थे, विजय हुए। लेकिन राजनारायण ने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। कौन से हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट किस आधार पर दी, आधार ध्यान से सुनिएगा। आधार यह था कि इंदिरा जी के चुनाव में जो मैनेजमेंट देख रहे थे, इंदिरा जी के चुनाव में जो क्या देख रहे थे, मैनेजमेंट देख रहे थे, वो मैनेजमेंट देखने वाले सरकारी अधिकारी थे। इंदिरा जी के चुनाव में मैनेजमेंट देखने वाले कौन थे, सरकारी अधिकारी थे। और आप सभी को पता है आचार संहिता लगने के बाद में किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल या प्रत्याशियों के संदर्भ में सरकारी अधिकारी किसी भी प्रकार का भाग नहीं ले सकते। और इंदिरा जी के चुनाव में सरकारी अधिकारी जो थे ये भाग ले रहे थे, और मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी, मतलब अपन कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र का क्या हुआ था, यहाँ पर दुरुपयोग हुआ था। इस आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, और 12 जून, डेट ध्यान में रखिएगा, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है, और इंदिरा जी के इस चुनाव को क्या घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, ये वाला कारण। इसके बाद में एक लंबा संघर्ष चलता है 10-12 दिन। पहले जो है ये इंदिरा जी के विरोधी जो दल था, जिनमें अपन कह सकते हैं मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, अपने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, ठीक है, इन सभी ने जो है दिल्ली में एक बड़ा जो रैली का आयोजन किया और नारा लगा, इंदिरा इस्तीफा दो, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। लेकिन इंदिरा जी ने 25 जून, कौन सी जून, 25 जून 1975 को राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब से उद्घोषणा करवाई कि 26 जून को पूरे देश में आंतरिक अशांति के नाम पर क्या होगा, आपातकाल की घोषणा होगी। और इससे पूर्व जो एक कानून था भारत में पहले से बना हुआ था, कौन सा, मीसा, आंतरिक असुरक्षा को लेकर जो बनाया गया था। इसके तहत जितने भी इंदिरा जी के विरोध में जो कह रहे थे इंदिरा जी इस्तीफा दो, उन सबको काट डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इसका जिक्र अपन पहले कर चुके हैं जब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में बात की थी, तब यहां पर अपने बात कर चुके हैं इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। और जैसे ही देश के प्रधानमंत्री कौन बने, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बाद में मोरारजी देसाई बने, तो इस 352 में बड़ा परिवर्तन किया और कहा कि अकेले प्रधानमंत्री के चाहने से देश में कभी आपातकाल नहीं लगेगा,
जब तक मंत्रिमंडल जो है लिखित राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं कर दे। और दूसरा, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द उल्लेखित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका राष्ट्रीय आपात जिसके संदर्भ में अपन बात की। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, जिसमें 356 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है इसके संदर्भ में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।